ये गिलास जो है ना विदेशी है, गिलास भारत का नहीं है। ये गिलास जो है ना यूरोप से आया, और यूरोप में पुर्तगाल से आया। ये पुर्तगाली जब हमारे देश में घुस गए तब से गिलास में हम फंस गए। गिलास अपना नहीं है, लोटा है, लोटा। लोटा और गिलास का अंतर आप, लोटा है, और लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता, वो ऐसे 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 होता है। तो भागवत जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याज्य करें, वो है नहीं अच्छे, काम के नहीं है। तो गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता, तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। अब आप बोलेंगे जी क्या फर्क है? फर्क सीधा सा है, पानी के बारे में मैं बता चुका हूं। पानी को जहां धारण किया जाए वैसे गुण उसमें आते हैं। पानी अपने गुण कुछ नहीं है, जहां दे दो वही गुण हो जाते हैं। दही में मिला दो तो छाछ में बन गया, वो दही का गुण ले लेगा, पानी खत्म हो गया। दूध में मिलाया तो दूध का गुण। तो लोटे में पानी जो रखा तो पात्र का गुण आएगा, लोटे का। अब लोटे का गुण क्या? लोटा गोल है ना, गोल है ना। और आप थोड़ा गणित अगर समझते हैं और विज्ञान समझते हैं तो हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है। हर गोल चीज का सरफेस टेंशन कम रहता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है। हर गोल चीज का चूंकि सरफेस एरिया कम है इसलिए सरफेस टेंशन कम है। इसको हिंदी में पृष्ठ तनाव कहते हैं। हर गोल चीज का सरफेस एरिया कम है तो सरफेस टेंशन कम है, और सरफेस टेंशन कम है तो जो पानी उसमें है उसका भी सरफेस टेंशन कम है। तो कम सरफेस टेंशन का पानी ही आपके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी आप पिएंगे तो बहुत तकलीफ करने वाला है। सरफेस टेंशन बढ़ी हुई कोई भी चीज आप खाएंगे तो तकलीफ करने वाली है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो गिलास का पानी और लोटे के पानी में जमीन आसमान का अंतर। इसी तरह से कुएं का पानी, कुआं गोल है ना, सबसे अच्छा। ये सारे साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, आप जानते हैं। ना मिले तो बिहार कर जाते हैं, जहां कुआं मिलेगा वहां पिएंगे। देखा है ना आपने साधु संत, वो कुएं का पानी उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि कुआं गोल है, कुएं की सरकमफरेंस कम है और सरफेस एरिया कम है, इसलिए सरफेस टेंशन कम है। और सरफेस टेंशन कम होने से क्या होता है? पानी का एक गुण बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब आपके लिए वो गुण कैसे काम में आ रहा है वो जरा देखिए। आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है, आप जानते हैं कि उसमें मेम्ब्रेन है, कचरा उसी में जाके फंसता है, तो इसको निकाल निकाल के बाहर लाना पड़ता है। ये तभी संभव है जब सरफेस टेंशन कम वाला पानी आप पी रहे हैं। तो अगर सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ पानी है तो ये कचरा बाहर नहीं निकालेगा। मैं इसको एक दूसरे तरह से समझाता हूं, कॉम्प्लिकेशन है लेकिन सरल समझा रहा हूं। आप एक एक्सपेरिमेंट करिए, आज घर जाइए और दूध लेके चेहरे पे लगाइए थोड़ी देर, और 5 मिनट बाद रुई से पोंछिए, तो रुई काली हो गई है ना। कैसे? अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आया। कैसे बाहर आया? वो दूध ने बाहर लाया। अब दूध कैसे बाहर लाता है? दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं में सबसे कम है। तो जैसे ही दूध आपने अप्लाई किया, दूध ने इस त्वचा के सरफेस टेंशन को कम कर दिया, क्योंकि जो वस्तु का जो गुण है दूसरे पर लगाओ तो वैसा ही आएगा। तो यहां दूध ने सरफेस टेंशन कम किया तो त्वचा थोड़ी सी खुल गई, और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया पानी करता है पेट में। यही सेम, आपने पेट में पानी डाला, बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन इसने कम कर दिया, तो बड़ी आंत और छोटी आंत थोड़ी खुल गई, और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ गया। और हाई सरफेस टेंशन का पानी पिए, ज्यादा सरफेस टेंशन का, तो आंतें सिकुड़ेंगी, क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ते समय चीज सिकुड़ती है, तनाव कम होते समय चीज खुलती है। तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा आंतों में अंदर बंद हो जाएगा। अब यही आपको मूलव्याध, बवासीर, भगंदर सब करेगा। इसलिए सरफेस टेंशन कम वाला ही पानी पीना, लोटे का पानी सबसे अच्छा माना जाता है। गोल कोई भी वस्तु आपके घर में है उसमें रखा हुआ पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है।
तो गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है, गोल तालाब का पानी हो, तालाब भी गोल होते हैं ना, तो गोल तालाब का पानी बहुत अच्छा, गोल कुएं का पानी बहुत अच्छा, तालाब से छोटी एक पोखर होती है, पोखर, अगर पोखर गोल है तो उसका पानी बहुत अच्छा। नदी के पानी की तुलना में हमेशा कुएं का पानी अच्छा, क्योंकि नदी में गोल कुछ भी नहीं है, वो लंबी है, तो वहां का पानी हमेशा हाई सरफेस टेंशन वाला है। और नदी से ज्यादा खराब समुद्र का, और सबसे अच्छा पानी लोटे का। लोटे जैसी कोई भी गोल चीज है तो अच्छा। अब आप इसको प्रकृति में भी महसूस करेंगे, बारिश का पानी गोल होके ही नीचे आता है, माने बूंदें सब गोल हैं, क्योंकि उनका सरफेस टेंशन हमेशा कम है। तो ये विश्लेषण लंबा चला जाएगा, लेकिन मैंने यहां जो आपको याद दिला दिया वो ये कि पानी पी रहे हैं तो गिलास में ना, ज्यादा अच्छा है लोटे में पिए। तो लोटे वापस लाएं घर में, लोटे ही निकल गए, अब गिलास घुस गए, और लोटे निकले ना तो लाखों कारीगरों की जिंदगी खत्म हो गई जो लोटे बनाते थे। खत्म हो गए कि नहीं? कसेरे खत्म हो गए। गांव गांव में कसेरा शब्द समझते हैं? वो ठोक पीट के लोटा बनाने वाले आदमी को कसेरा कहते हैं। वो पीतल के लोटे बनाते थे, कांसे के लोटे बनाते थे, सब मर गए बेचारे हमारे गिलास के चक्कर में। तो भागवत जी को अगर मानना है तो लोटा लाएं, गिलास थोड़े कम करें, पानी लोटे का बहुत अच्छा। आगे बढ़ें, पानी कभी भी खड़े होकर ना पिए, ये मैंने पहले बता दिया है, फिर रिपीट कर रहा हूं, हमेशा बैठ के पिए। फिर उसके आगे का एक सूत्र है कि ठंडा पानी कभी ना पिए। और इस ठंडे पानी का ये यहां पर भी एक विश्लेषण में नया दे दूं आपको कि हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है। हर ठंडे पानी का सरफेस टेंशन बढ़ा हुआ होता है, और हर गुनगुने पानी का सरफेस टेंशन कम होता है, और कम सरफेस टेंशन का ही पानी आपको पीना है, इसलिए ठंडा पानी ना पिएं। एक विश्लेषण में पहले दे चुका हूं कि पानी जैसे ही आप ठंडा पिएंगे, उसका गुण है कि वो हर चीज को ठंडा करे। तो पेट को ठंडा करने की वो कोशिश करेगा। पेट ठंडा हुआ तो सारे ऑर्गन्स ठंडे हो सकते हैं और आप मर सकते हैं। तो पानी को पेट गर्म करेगा, फिर आप ये जान लीजिए, और पेट पानी को गर्म करेगा तो अतिरिक्त ऊर्जा लगेगी उसको, और वो ब्लड में से ही आएगी, तो सारा ब्लड पेट की तरफ दौड़ेगा। और बार बार आप ठंडा पानी पी रहे हैं दिन में 8-10 बार, तो हर बार ब्लड को पेट में भागना ही पड़ेगा। तो ब्रेन को ब्लड कम होगा, हार्ट को ब्लड कम होगा, ऑर्गन्स को ब्लड कम होगा, तो वो कमजोरी आने ही वाली है, और हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। क्योंकि कोई भी ऑर्गन को ब्लड कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए, तभी आप दुरुस्त रहने वाले। इसलिए ठंडा पानी गलती से भी ना पिए। तो हमेशा कैसा पानी पिए? गुनगुना पिए। एक समय के लिए भागवत जी ने कहा है कि जब बहुत तेज गर्मी पड़ती हो, आपके यहां तो पड़ती है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वो कहते हैं कि मिट्टी के घड़े का पानी पिए। मिट्टी के घड़े के पानी को गुनगुना करने की जरूरत उतनी नहीं है, क्योंकि मिट्टी से ज्यादा शुद्ध पानी को करने वाली दूसरी कोई वस्तु दुनिया में नहीं। तो ये, अब थोड़ा आगे चलें, वो ये कि खाना जब भी खाएं, आपके लिए नियम है, स्टैंडिंग पोजीशन, माने खड़े होके कभी ना खाएं, हमेशा बैठ के खाएं। बैठने की स्थिति ये सबसे अच्छी है। कुर्सी पे भी अगर मजबूरी में बैठ रहे हैं तो इसी स्थिति में बैठ के खाना, नहीं तो जमीन पे तो बहुत ही अच्छा है। फिर उसके बाद एक नियम जो आपको जरूर पालन करना चाहिए, बहुत आवश्यक है आपके लिए, कि दो विरोधी वस्तुएं साथ में कभी ना खाएं। आप जैन हैं तो आपको तो सब अच्छे से समझता, भक्ष और अभक्ष का ज्ञान सभी साधु महाराज देते हैं, साध्वी जी देते हैं। दूसरे लोगों के लिए कह दूं, दूध और दही साथ में नहीं खा सकते, विपरीत हैं। हालांकि दूध से ही दही बनता है, लेकिन दूध और दही की प्रकृति एकदम अलग है। दूध कुछ और काम करता है, दही बिल्कुल अलग काम। तो दूध दही साथ में ना खाएं। दूध और दही की बनाई हुई कोई भी वस्तु साथ में ना खाएं। खीर खा रहे हैं तो दूध की है, तो कढ़ी नहीं खा सकते। कढ़ी खा रहे हैं तो दही की है, तो खीर नहीं खा सकते। कुछ भी ऐसी वस्तु जिसमें दूध और दही उपयोग है, वो साथ में नहीं। एक इसी तरह से शहद और घी आपके लिए बिल्कुल वर्जित है, आप बिल्कुल साथ में ना खाएं। शहद अलग खाएं, घी अलग खाएं। शहद ना खाएं तो भी चलेगा, गुड़ खाएं। अच्छा, ये बड़ी विचित्र स्थिति है, गुड़ और घी साथ में जरूर खाएं, शहद घी साथ में ना खाएं।
गुड़ को बेहतर तरीके से अगर खाना चाहते, गुड़ तो वैसे ही सबसे बेहतरीन चीज है दुनिया की, लेकिन और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें जरूर घी मिला के खाएं। तो गुड़ घी चलता है, शहद घी नहीं कभी भी। इसी तरह का एक नियम है कि जैक फ्रूट माने फणस, कटहल दूध के साथ सबसे खतरनाक है। और मैंने कहा खट्टे फल जितने भी हैं, संतरा है, मौसम्मी है, वगैरह वगैरह, ये दूध के साथ बिल्कुल नहीं चल सकते। एक ही फल है, बागवटे जी कह रहे हैं, जो खट्टा भी है और दूध के साथ जरूर खाएं, वो आंवला है। आंवला ये जरूर दूध के साथ खाएं। इसके आगे का एक नियम है, वो द्विदल वाला एक नियम तो बता ही दिया, द्विदल और दही ना खाएं। और मजबूरी है कोई खाने की तो दही को गर्म करें, माने बघारें, तासीर उसकी गर्म करें, फिर आप खाएं, नहीं तो ना ही खाएं तो अच्छा है। द्विदल खा रहे हैं तो 1-1.5 घंटे बाद दही खाएं। छाछ अगर खा रहे हैं द्विदल के साथ तो 1-आध घंटे के बाद पी लें। और अगर पीनी ही है तुरंत, प्यास नहीं रुक रही है, तो छाछ को बघारें, माने उसमें अजवाइन हो, थोड़ा जीरा हो, हींग हो, उसका छोंक लगाएं तो उसकी तासीर बदलती है, तो आप ले सकते हैं। और इसके आगे का एक नियम कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है, और शाम का खाना 5-6 बजे तक। ये मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया। भागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का, मौसम का ध्यान रखना है। तो आपके हिसाब से, माने आप चेन्नई में हैं तो 9, साढ़े 9, 10 बजे तक भरपेट खाना खाएं, शाम को 5-6 बजे तक भरपेट खाएं। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, नहीं तो अच्छी चीज भागवत जी ने जो कही है, सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं, शाम का 5-6 बजे, उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं, शेंगदाना और गुड़, माने मूंगफली और गुड़ खाएं, माने उस समय आप चिक्की खाएं, क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सोंठ चाट लें या थोड़ी सोंठ खा लें, तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है। नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सोंठ या अदरक, सोंठ इस्तेमाल करते हैं तो सोंठ, नहीं तो अदरक, उसके साथ ले। फिर आगे भागवत जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है। आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं, तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है। गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए। तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है, और जौ है, जवारी है। जवारी आप समझते हैं, ज्वार। तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा। जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं, क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है, लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता। मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं। अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी, कच्छ में, सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है। स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना